मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभिवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ये टीका है और यहाँ इस टीका के आधार से जम्बूद्वीप के रचनात्मक स्वरूप की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। इसमें नदियों की चर्चा एक प्रकार से हम कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ से नदियाँ किस प्रकार से निकलती हैं। देखिए आप अब इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम सूत्र नंबर 23 से। पिछली बातें आप लोगों को स्मरण में होगी, ऐसा विचार करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो सबको याद है कि जम्बू नाम का एक पहला द्वीप था, उसमें 6 पर्वत थे जिसके कारण 7 क्षेत्र हो गए थे। सभी पर्वतों के ऊपर सरोवर थे और 6 सरोवरों से कुल 14 महानदियाँ बहती है। वे नदियाँ किस किस प्रकार बहती है, किस रूप में उसका विस्तार है, प्रवाह है, किस तरह से पर्वत से कुंड में गिरती है और बहती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है, इन सब बातों का बहुत सूक्ष्मतम विवेचन अपने शास्त्रों के अंदर किया गया है। मैंने बहुत बारीकी से इन सब बातों का वर्णन किया है। एक एक बात को बहुत नाप तोल करके बतलाया गया है। हर चीज की पृथक पृथक नाप बतलाई गई है। हम काफी कुछ चर्चा इन सब बातों के बारे में पहले कर चुके हैं। अभी देखिए, आप कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना? देखिए आप अब आगे 23 नंबर का सूत्र है। इसमें नदियों के परिवार की चर्चा की है। इन नदियों की परिवार नदियों की चर्चा की है। कैसा है स्वरूप? चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्य है। क्या कहा? चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता। चतुर्दश मतलब होता है 10 + 4, 10 + 4, 14। चतुर्दश नदी मतलब 14 नदियाँ, 14 नदी और सहस्त्र। सहस्त्र का मतलब क्या हुआ? 1000। तो 14 नदी 1000। सच बात तो ये है, चतुर्दश सहस्त्र नदी परिवृत्ता होता है और 14,000 नदियाँ परिवृत्ता, परिवार नदियाँ, सहायक नदियाँ गंगा सिंधु आदयो नद्य है। गंगा सिंधु आदयो नद्य है। गंगा सिंधु आदि नदियों की ये परिवार सहायक नदियाँ हैं 14,000। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि गंगा सिंधु नदियों का आखिर विस्तार कितना बड़ा होगा। नीचे देखिए अर्थ। गंगा सिंधु आदि नदियों की 14,000 सहायक नदियां हैं। यदि प्रकरणगत होने के कारण गंगा सिंधु आदि का ग्रहण नहीं किया जाता तो अनंतर का ही विधि या निषेध होता। आप सोचिए, यदि हम प्रकरण के हिसाब से यहाँ इसका गंगा सिंधु आदि का प्रयोग नहीं करते, नहीं किया जाता, तो फिर जो अनंतर है ना, मतलब जो तत्काल पहले जो बात कही है, बस उसी का विधि निषेध होता। इस नियम के अनुसार अपरगा अर्थात पश्चिम समुद्र में मिलने वाली नदियों का ही ग्रहण होता।
आप समझ पा रहे होंगे कि ये सूत्र में गंगा सिंधु आदयो ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया, उसके पीछे तर्क दे रहे हैं। 14,000 परिवार नदियां हैं, इतना सही कह देते। गंगा सिंधु शब्द का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? ये कह रहे हैं कि नहीं, यदि गंगा सिंधु शब्द का प्रयोग नहीं करते इस 23 नंबर सूत्र में, तो 22 नंबर सूत्र की चर्चा का ही ग्रहण होता। और 22 नंबर सूत्र के अंदर सिर्फ पश्चिम क्षेत्र के अंदर बहने वाली नदियों की बात की गई। शेषास्त्व परगा, शेष नदियां पश्चिम दिशा में बहती है, ऐसा ही तो अर्थ है उसका। इसी तरह यदि गंगा का ग्रहण करते तो पूर्वगा पूर्व समुद्र में गिरने वाली नदियों का ही ग्रहण होता। यद्यपि नदी कहने से सबका ग्रहण हो सकता था, फिर भी द्विगुण बताने के लिए गंगा सिंधु आदि पद दिया गया है। यदि केवल द्विगुण का संबंध करते तो गंगा की 14,000 और सिंधु की 28,000 यह अनिष्ट प्रसंग होता, किंतु गंगा और सिंधु दोनों की 14,000, ख्याल में आई, दोनों की 14,000, इसका व्याख्या कि गंगा की भी 14,000 और सिंधु की भी 14,000, ऐसा अर्थ किया है। रोहितास्या की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000 और सीतोदा की 1,12,000 सहायक नदियां हैं। ये सब दुगनी होती गई है ना। इतना तो हम जानते ही हैं कि ये रोहितास्या नदी कहाँ बहती है। दोनों नदियां भरत के बाद वाले क्षेत्र में बहती है, हेमवत क्षेत्र में। हरित और हरिकांता नाम की नदियां कहाँ बहती है? तीसरे हरि नामक क्षेत्र में। सीता और सीतोदा नदियां कहाँ बहती है? विदेश क्षेत्र में बहती है। आगे उत्तरा दक्षिण तुल्या के अनुसार व्यवस्था है। उत्तरा दक्षिण तुल्या मतलब अब उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा के समान ही व्यवस्था समझना चाहिए। उत्तरा दक्षिण तुल्या। पंडित जी, हाँ पंडित, 14,000 नदियां एक एक नदी की है, विजयाद पर्वत के बाद से 14,000 बन जाती है। ये पूरी नदी जो है क्षेत्र से, वहां से पर्वत से बहती हुई लवण समुद्र में गिर रही है। इसके दौरान 14,000 नदियां निकली हैं, उनमें से सहायक नदियां हैं। पूरी ही गंगा नदी की बात है। हाँ, लेकिन वो विजयाद के बाद वो 14,000 में ऐड हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से ही जानना चाहिए अपने को, कुछ पहले कुछ बाद में, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। देखिए आगे, अभी ये जो दुगना दुगनी की जो बात कही है ना, इस संदर्भ में बहुत मार्मिक पॉइंट बतलाया है कि भाई आप जो दुगना बतलाना चाहते हो तो सबसे पहले भरत क्षेत्र का विस्तार तो बताओ। तो भरत क्षेत्र का विस्तार दिया है पेज नंबर 388 पर, 24 नंबर का सूत्र है। भरत है षड्वेशति शब्द पढ़ा है, याद है हमारे को। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई मिसप्रिंट सी दिखती है। भरत है षड्वेशति पंच योजन शत विस्तार है, शत चैकोन वेशति भागा योजनस्य। बहुत सुंदर सूत्र है और इस छोटे से सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार बहुत ही अच्छे ढंग से निरूपित कर दिया गया है। सिर्फ संख्या मात्र है। ये जो विस्तार बतलाया जा रहा है, यह विस्तार विजयार्ध पर्वत के सेंटर से लेकर, माने विजयार्ध पर्वत से लेकर और लवण समुद्र तक
इस तरह उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। माने जब हम ऐरावत क्षेत्र से लेकर के भरत क्षेत्र को नापते हैं तो एक जम्बू द्वीप को नापते हैं ऐरावत क्षेत्र से भरत क्षेत्र तक, तो वो जम्बू द्वीप हमारे को 1,00,000 योजन का ख्याल में आता है, बराबर ना। ऐरावत क्षेत्र से लेकर भरत क्षेत्र तक, क्या कहा, ऐरावत क्षेत्र से लेकर भरत क्षेत्र तक क्या पूरे जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। उसमें से भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 1,00,000 में से तो इन्होंने कहा 526। षड्विंशति, षड्विंशति का अर्थ 26। षड्विंशति माने 26। पंच योजन शत माने 500 योजन। षड्विंशति माने 26 और पंच योजन शत माने 500 योजन और षड्विंशति माने 526 योजन। विस्तार है, विस्तार 526 योजन विस्तार किसका? भरत है, भरत क्षेत्र का। षट च एकोन विंशति भागा योजनस्य। षट माने 6, षट माने 6, एकोन एक न्यून, षट च एक, एकोन विंशति एक न्यून विंशति माने 20 में से एक न्यून माने 19, 20 में से एक न्यून माने 20 में से एक कम अर्थात 19। षट पहले कहा था 6 और 6 और एक कम 20 माने 19 भागा माने 6 के 19 भाग करें माने 6/19 भागा किसके की योजन से योजन के। भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है। षट चैकोन विंशति भागा योजन से। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सहित 6/19 योजन है। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सहित 6/19 योजन है। क्लियर है बात? कठिन तो नहीं है सूत्र। आगे बढ़े हम लोग। पच्चीस नंबर सूत्र देखिए क्या कहना चाहते हैं आगे। तत् सद द्विगुण, द्विगुण, द्विगुण मतलब दुगना, द्विगुण माने दुगना, विस्तारा विस्तार। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, उससे दुगना दुगना विस्तार। वर्षधर वर्षा विदेहांता। वर्षधर कहते हैं पर्वतों को और वर्ष कहते हैं क्षेत्रों को। आपको ध्यान होगा पीछे जब हमने पर्वतों के नाम देखे थे तो उस सूत्र में वर्षधर शब्द का प्रयोग किया था। जब हमने क्षेत्र देखे थे तो उनमें वर्षा क्षेत्राणी ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। याद आता है कुछ? हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरी शिखरिणो वर्षधर पर्वता, ऐसा सूत्र था ना। और भरत है परिविदे
रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। तो वर्षा शब्द का प्रयोग क्षेत्र के लिए और वर्षधर शब्द का प्रयोग पर्वत के लिए। तो ये कह रहे हैं दुगना दुगना, किससे कि जो भरत क्षेत्र की नाप पिछले सूत्र में बतलाई है उससे दुगना, फिर उससे दुगना विस्तारा, विस्तार, वर्षधर, क्या वर्षधर और वर्षा विदेहांता, माने भरत क्षेत्र से दुगना विस्तार एक प्रकार से पर्वत का, पर्वत से दुगना विस्तार क्षेत्र का, क्षेत्र से दुगना विस्तार पर्वत का, पर्वत से दुगना विस्तार क्षेत्र का, क्षेत्र से दुगना विस्तार पर्वत का, और पर्वत से दुगना विस्तार विदेह क्षेत्र का, विदेहांता, विदेह के अंत तक। माने विदेह तक दुगना दुगना करते जाएं। आप देखिए नीचे, विदेह क्षेत्र पर्यंत के पर्वत और क्षेत्र क्रमशः दूने दूने विस्तार वाले हैं। ठीक है। यद्यपि व्याकरण के नियमानुसार वर्ष शब्द का पूर्व निपात होना चाहिए था, फिर भी आनुपूर्वी दिखलाने के लिए वर्षधर इस शब्द का पूर्व प्रयोग किया है। लक्षण हेतु क्रियाया इस प्रयोग के बल से यह नियम फलित होता है। क्या कह रहे हैं कि ये वर्षधर और वर्षा ये दो शब्द हैं। व्याकरण का ऐसा नियम है कि जो छोटे होते हैं, कम अक्षर वाले होते हैं, उनको पहले बोलना चाहिए। तो पहले वर्षा आना चाहिए, फिर वर्षधर शब्द आना चाहिए। क्या? क्योंकि वर्षा शब्द में 2 अक्षर हैं, वर्षधर में 4 अक्षर हैं, ऐसा नियम है। लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि वर्षधर शब्द को पहले क्यों दे दिया? क्योंकि कहा लक्षण हेतु क्रियाया, माने एक क्रम बतलाने की अपेक्षा से। तो समझिए आप, जैसे भरत के बाद में पहले पर्वत आता है और पर्वत के बाद में फिर क्षेत्र आएगा, तो इस अपेक्षा से पहले पर्वत का नाम पहले दे दिया वर्षधर, और फिर वर्षा शब्द का प्रयोग कर दिया। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। पूछना है किसी को कुछ? कुछ पूछना हो तो बोलिए। आगे बढ़िए। देखिए, विदेहांत पद से मर्यादा ज्ञात हो जाती है। विदेह अंत, विदेह है जिसके अंत में, मतलब जहाँ लास्ट में विदेह आ गया है। ठीक है। विदेहांत पद से मर्यादा ज्ञात हो जाती है, अर्थात हिमवान का विस्तार 1052 योजन 12/19। कि कैसे लगाया हिमवान पर्वत का विस्तार इतना? कि कहा ना द्विगुण द्विगुणा, दुगना दुगना। तो भरत क्षेत्र का 526 था, तो इसका कितना होगा? हिमवान पर्वत का 1052 योजन। 1052 सहित 12/19 योजन। अब हेमवत क्षेत्र का कितना होगा, जो दूसरा क्षेत्र है? कि पर्वत के विस्तार से दुगना विस्तार क्षेत्र का है। ऐसा पर्वत से दुगना क्षेत्र का विस्तार है। तो पर्वत कौन सा था? हिमवान। और दूसरा दुगना क्षेत्र कौन सा होगा? हेमवत क्षेत्र। कि वो कितना होगा कि उससे दुगना कर लो। दो 2005 सहित 5/19 योजन। फिर हेमवत जो कहा पर्वत क्षेत्र,
इससे दुगना विस्तार महाहिमवान पर्वत का है। वो कितना होगा? 4010 सहित 10/19 योजन। फिर इस महाहिमवान पर्वत से दुगना विस्तार, क्योंकि पर्वत के बाद में एक क्षेत्र है। आप लोग आपके हाथ से बनाए हुए नक्शे में यदि देखेंगे तो आप क्रम से इस बात को देख पा रहे हैं कि अपन क्रम से चल रहे हैं। पहले भरत क्षेत्र, फिर हिमवन पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवन पर्वत, फिर हरि क्षेत्र। तो हरि क्षेत्र का विस्तार महाहिमवन पर्वत से भी दुगना, अर्थात 8421 योजन। पंडित जी, तो 8021 होना चाहिए ना? 2021 ही होना चाहिए। हाँ, 4000 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये 421 क्या? आ गया। 400 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कैसे हो सकता है? उससे दुगना ही होगा। आप देखिए जरा वापस इसको, तो ख्याल में आएगी। इसको दुगना करके देखिए कितना हो रहा है। फिर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और मिसप्रिंट भी हो सकती है ना। एक और अपन ने वो सुधरवाई थी, मैंने एक और तो गलती सुधरवाई थी कहीं पर। ध्यान है कि आप लोगों को कहाँ सुधारी थी अपन ने? एक गलती सुधरवाई थी कहीं पीछे। जो लोग उस दिन नहीं थे उन लोगों के भी ख्याल में आ जाए बात, और वो उसको नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, उस चीज को आपस सुधार सकते हैं। तो विस्तार आप देखिए जगह डबल करके, अब वो क्या ख्याल में आता है। नदियों का नहीं, अपने को तो क्षेत्र का पर विस्तार देखना है ना। कितना हुआ? गुरुवार महापद हो गया या कुछ डबल आपने कैसे हो सकता है कुछ, क्योंकि अदा करने पे तो समझ में नहीं आ रहा है। 33,000 आ रहा है ये का अदा करेंगे तो 105 आ रहा है ये। 52 है ना ये, 105 आना चाहिए ना। नहीं आएगा ख्याल में? ये यहीं गड़बड़ हो गई ना। ये 2005 नहीं है, 2105 होना चाहिए। तो सब क्लियर हो जाएगी बात। हो गया ना क्लियर? वापस देखिए इसमें कितना मिसप्रिंट हो गया है, इस वजह से गड़बड़ हो गई है। विधेय 2 नंबर पॉइंट सुधार सकते हैं अपन। विधेयांत पद से मर्यादा ज्ञात हो जाती है, अर्थात हिमवान का विस्तार 1052। तो हेमवत का विस्तार कितना होगा? 1052 का डबल करो तो 2105 सहित 5/19 योजन आएगा। ख्याल में आ गई क्या बात? आप लोग हैं ना सब लाइन पर? लोग हैं ना? हाँ जी, सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ पुस्तक में सुधार के लिए कहा है मैंने कुछ। अब वो हिमवत के पास थोड़ी गड़बड़ी है। वो हेमवत गलत छपा है और महाहिमवन भी गलत छपा है। इन दोनों में सुधार करने की जरूरत है। लिया क्या आप लोगों ने सुधार? हेमवत क्षेत्र का विस्तार हो गया 2105 और महाहिमवान पर्वत का क्षेत्र हो गया
4210। ठीक है, सब सही हो गया। चार 4210। फिर हो गया हरिवर्ष का विस्तार उससे डबल 8421, 1/19 योजन। फिर निषद पर्वत का विस्तार उससे दुगना 16,842, ठीक है ना, सही, तो 2/19 योजन। और फिर विद्युत क्षेत्र का विस्तार उससे भी दुगना हो जाएगा, वो होगा 33,684 सहित 4/19 योजन। ठीक है, ख्याल में आई क्या बात? कुछ पूछना हो तो बोलिए आप लोग। ठीक है ना? दक्षिण में जाएंगे तो कम होता जाएगा ना? हाँ जी, वापस दक्षिण में जाएंगे विद्युत क्षेत्र से तो सब क्षेत्र कम होता जाएगा ना? दक्षिण में नहीं, उत्तर में सॉरी, उत्तर में जाएंगे तो वो क्षेत्र और पर्वत का कम होता जाएगा। अभी अपन लोग विदेश क्षेत्र के दक्षिण में रहते हैं ना, भारत क्षेत्र तो दक्षिण दिशा की तरफ है, इसलिए आगे वाला जो 26 नंबर का जो सूत्र दिया है, इस सूत्र में लिखा है उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तरा दक्षिण तुल्या का अर्थ उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा के तुल्य है। उत्तर दिशा कैसी है? दक्षिण दिशा के तुल्य, दक्षिण दिशा के समान। अब दक्षिण दिशा यदि अपने को याद है, वो बात भी ख्याल में आ जाएगी। अब दक्षिण दिशा कैसे ख्याल में है कि बहुत सरल है, अरे जो संख्याएं बतलाई है बस वही संख्या तो ध्यान रखनी है अपने को। जैसे समझिए आप, उत्तर में भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन था, तो बिल्कुल ठीक ऐसी की ऐसी स्थिति कौन से की होगी ये बतला दीजिए। तो ठीक यही स्थिति की यदि हम बात करेंगे तो ये बात आएगी अपने कहाँ पर? ऐरावत क्षेत्र पर। तो ऐरावत क्षेत्र का विस्तार होगा 526 सहित 6/19 योजन। ख्याल में आ गई बात? हाँ जी। अब जैसे भरत क्षेत्र के पास में हिमवन नाम का पर्वत है, हिमवन पर्वत, तो इसी तरह से हम आपसे बस पूछते हैं उधर कौन सा पर्वत है सामने की तरफ दक्षिण दिशा में? पता है कौन सा पर्वत है? शिखरी पर्वत। शिखरी पर्वत, ठीक है ना। अब उसका विस्तार कितना होगा कि जितना यहाँ भरत का इसका हेमवत क्षेत्र का हिमवन पर्वत का दिखाई दे रहा था, उधर उतना शिखरी पर्वत का होगा। अब हेमवत क्षेत्र का लगाओ तो हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र दोनों का विस्तार समान है। फिर महाहिमवन पर्वत और रुक्मी पर्वत, इनका विस्तार समान है। फिर हरि क्षेत्र और उधर रम्य क्षेत्र, इन दोनों का विस्तार समान है। फिर निषद पर्वत और नील पर्वत, इन दोनों का विस्तार समान है। और विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र तो अलग ही रह गया। माने ये इतनी मार्मिक बात है कि इस सूत्र की चर्चा आपको 32 नंबर के सूत्र में वापस मिलेगी। उसको किस तरह से समझाया है, बहुत मार्मिक ढंग से। आप उसको x मान करके चलेंगे तो आगे दुगने दुगने करते जाएंगे। मैंने एक बार शायद लिखवाया भी था आपको कि भरत क्षेत्र को x मान लीजिए, तो जो पर्वत है वो 2x हो जाएगा और हेमवत क्षेत्र है वो 4x हो जाएगा। इस तरह से
विदेश क्षेत्र जो है ये आता है अपना 64x, और आगे वो x का मान घटता घटता जाएगा। अब का टोटल होगा 190x बराबर 1,00,000 योजन। ये फार्मूला हमारे को याद है, अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। 1,00,000 में उतने का भाग दो तो सीधा सीधा सा अपने पास में वो जवाब आ जाता है। किसी भी चीज के बारे में ये देख लो कि उसका नाप कितना है। अब जैसे मान लीजिए निशद पर्वत के बारे में पूछा मैंने, तो निशद पर्वत का माप कितना है? तो निशद पर्वत का जो माप है वो हमारे को पता है कि 32x आएगा, 32x, क्योंकि दुगना दुगना करते हुए 64 था विदेश क्षेत्र का, तो निशद पर्वत का 32 हो गया। तो बस 526 के अंदर 32 का गुना कर दो आप, जो 16,800 योजन से ऊपर है। और सहित की यदि अपन बात करेंगे तो वो पूरा आ जाएगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन, 16,842 योजन हो जाएगा। पॉइंट की यदि हम बात करें, इसमें जो बटा वाली जो भाषा दी है ना, आधुनिक गणित के हिसाब से हम इसको दशमलव पद्धति के आधार पर भी देख सकते हैं। दशमलव पद्धति के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो जवाब आएगा 526.526.3157, इस तरह से 315 526.315। बस ये जो नाप आ गई है आपके सामने, अब इस नाप को आप डबल डबल करते जाओ, तो दशमलव पद्धति से बात करनी आ जाएगी। चलिए, उत्तरा दक्षिण तुल्य समझ में आ गया। मतलब उत्तरा दक्षिण तुल्य, ये सूत्र कितना शॉर्ट में है और इस सूत्र का मर्म कितना जबरदस्त है कि आधे जम्बूद्वीप की चर्चा समझा देने के पश्चात आधे जम्बूद्वीप की चर्चा को बतलाने के लिए एक तुल्य, तुल्य शब्द का अर्थ होता है समान, तो उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तर जो दिशा है ये दक्षिण के समान है। बस उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा के समान है, ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, ऐरावत आदि नील पर्वत पर्यंत क्षेत्र पर्वत भरत आदि के समान विस्तार वाले हैं, ये इसका अर्थ किया गया। अब आगे मूल सूत्र है 27 नंबर का सूत्र, जिसमें इन क्षेत्रों में प्रवर्तमान काल की चर्चा की गई है। बहुत मार्मिक सूत्र है, बहुत ही सुंदर है। माने इस पूरे क्षेत्रात्मक चर्चा में ये भावात्मक कालात्मक पक्ष सामने आ गया है। पूरी जितनी भी चर्चा चल रही है सब क्षेत्रात्मक चर्चा चल रही थी, और इस क्षेत्र की इस चर्चा में एक काल पक्ष को उजागर करते हुए समय की व्याख्या कर दी गई। कौन सा काल है, कौन सा समय है, क्या चल रहा है वहाँ, उसकी व्याख्या हो गई। देखिए मूल सूत्र का पाठ देखिए आप। भरत ऐरावती और वृद्धि रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। क्या सूत्र है? एक एक अक्षर को देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि वास्तव में इस सूत्र के माध्यम से क्या बात कहना चाहते हैं, और संस्कृत यदि आपको ढंग से पढ़ना आ गया तो उसका अर्थ भी आप बहुत आसानी से लगा सकेंगे। क्या बात कहना चाहते हैं यहाँ? भरत ऐरावतियोः, भरत ऐरावतियोः, योर रेडी है ना आगे, भरत ऐरावत, भरतैरावत, भरतैरावत, भरतैरावत योर वृद्धि रासौ षट समयाभ्यामुत
षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य, षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य, षट समयाभ्या। आप रिपीट कर सकते हैं, अपने मन में दोहरा करके देख सकते हैं। मैं जितनी बार आप चाहें, यदि नहीं बोला जाता हो तो आप मुझसे पुनः कह सकते हैं, मैं फिर वापस उसे दोबारा बोल करके बताऊंगा। भरत ऐरावती और वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम, षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। भरत ऐरावत्योर वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। क्या कह रहे हैं? भारत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों में वृद्धि और होता है। उन्होंने कालों में शब्द जोड़ दिया। वस्तुतः सूत्र में तो यही बात आई थी, भरत ऐरावती और वृद्धि हासिल। भारत और ऐरावत में ही वृद्धि ह्रास होता, यही बात यदि यहाँ भरत ऐरावती और वृद्धि ह्रास, भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही वृद्धि ह्रास होती है। कब होता है और किस प्रकार होता है? तो इन्होंने कहा षट समयाभ्याम, 6 समय के लिए होता है। क्या कहा? षट समयाभ्याम, 6 समय के लिए होता है। उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 6 समय के लिए, 6 बार, 6 प्रकार से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, ये 2 भेद करके समझा दिए गए। तो उत्सर्पिणी क्या होता है, सर्पणी क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जानने योग्य। यहाँ जितनी हमारी चर्चा चलती है, ये सब ज्ञान के ज्ञेय के बारे में चर्चा चलती है। क्या चर्चा चल रही है? ज्ञान का ज्ञेय। क्या ज्ञान का ज्ञेय? देखो विचित्रताएं हैं विविध प्रकार की भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। देखिए, भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों में वृद्धि और ह्रास होता है। मतलब इन्होंने उत्सर्पणी में वृद्धि कही और अवसर्पणी में ह्रास कहा, क्योंकि सूत्र में दिया था वृद्धि ह्रास। वृद्धि शब्द को जोड़ा उत्सर्पणी के साथ में और ह्रास शब्द को जोड़ा अवसर्पणी के साथ में। सहज अपने कोई बात ख्याल में आ जाती है, सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से क्या बात ख्याल में आती? एक में वृद्धि होती गई है, वृद्धि का मतलब बढ़ता गया है, और दूसरे में ह्रास, कमी को कहा गया है। वृद्धि का काल उत्सर्पणी का और ह्रास का काल अवसर्पणी का है। वर्तमान काल को अवसर्पणी काल से। हाँ जी, कुछ पूछना है? तो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में ऐसे काल की गिनती है, बाकी क्षेत्र में ऐसे कोई काल की गिनती नहीं है। जैसे हमें यहाँ 2013 है, कोई काल ऐसी गिनती है? देखिए, इस तरह से काल की गणना, तिथि, वार, समय, ये तो सब होता होगा, इसके बिना तो व्यवहार कैसे चलेगा। किंतु जो परिवर्तन वाली बात देखी जाती है, ये परिवर्तन दूसरी जगहों पर नहीं है। काल का जो परिवर्तन देखा जाता है कि अभी पहला काल खत्म हो गया, दूसरा आ गया, अभी चौथा काल खत्म हुए, कितने 2500 वर्ष से ज्यादा बीत गए, पंचम काल चल रहा है, पंचम खत्म होगा तो छठा काल आएगा। ये जो परिस्थितियां बनती है, ये सब परिस्थितियां भारत और ऐरावत क्षेत्रों में ही बनती है।
बाकी के क्षेत्रों में भी नहीं और बाकी के पर्वतों पर भी नहीं। क्या कैसे बदल जाए आगे विदेश क्षेत्र में हमेशा ही एक जैसा काल रहता है। निषद नील पर्वतों पर भी हमेशा एक जैसा ही काल रहता है। उत्तर कुरु देवकुरु में रम्यक और हिरण्यवत में और हेमवत में, रम्यक हिरण्यवत में नहीं, हरि और रम्यक में और हेमवत और हिरण्यवत में समान काल वर्षता है। और जिस तरह से वही ठीक उत्तरा दक्षिण तुल्य जो सूत्र दे दिया गया है ना, उस सूत्र के अंदर सारी बात क्लियर हो जाती है। वैसे तो उत्तरा दक्षिण तुल्य के अंदर भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र की जैसा है। हमारे यहाँ पंचम काल शुरू हुए अभी जितना वर्ष व्यतीत हुआ है उतना ही वर्ष ऐरावत क्षेत्र में भी पंचम काल शुरू हुआ है। यहाँ जिस प्रकार चौथे काल में तीर्थंकर आदि महापुरुषों सद्भाव था, उसी तरह से वहाँ पर ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर आदि महापुरुषों का सद्भाव चौथे काल में होता है, अन्य कालों में नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो फिर हम आगे बढ़ें। मतलब ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या क्या चल रही है यहाँ रामायण? अच्छा। देखिए, यदि यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बातें तो चल रही है आगे के सूत्र में। पंडित जी, मेरा कहना इतना ही था कि यहाँ 21,000 का जो अभी 3,000 हुए तो 3, 4, 5 लेके हो ये क्षेत्र में ऐसे वो आप बोले लोक व्यवहार से भी तो ऐसा विदेश क्षेत्र में वैसे कितने साल हुए अंत ऐसा कुछ कि नहीं? ऐसा होता है ना, वही तो कह रहे हैं हम आपसे। हाँ, लोक व्यवहार तो चलता है, लोक व्यवहार नहीं चलेगा तो जन्म तिथि कैसे आएगी, तारीख कैसे आएगी, उम्र की गणना कैसे होगी, गिनती कैसे करेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, एक दिन पूरा हो गया इस बात को कैसे गिनेंगे। सूर्य चंद्र आदि का गमन तो विदेश क्षेत्र में भी होता है ना, वहाँ भी दिन रात व्यवस्था सूर्य के कारण ही होती है। ठीक है ना, अब सूर्य के गमन के कारण जो दिन रात व्यवस्था है वो आधारभूत है, उसके आधार पर चल रही है सारी वस्तु। दिन काउंटिंग हो जाएंगे, महीने हो जाएंगे, वर्ष हो जाएंगे, अभी तो कहा जा सकता है 1 कोटि पूर्व की आयु। अब 1 कोटि पूर्व कैसे होगा? उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व की वहाँ विदेश क्षेत्र में। 1 पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है। ठीक है ना, ये जो है अपना विषय काल के संदर्भ में विशेष प्रकरण है, मार्मिक प्रकरण है। कुछ नई बातें यहाँ कहना चाहते हैं, कुछ अलग हटके चर्चाएं करना चाहते हैं। अपन इस विषय को फिर आगे कल बढ़ाएंगे। अभी की बात को मैं विराम देता हूँ। ज्ञान से कालो तो मत से नमो सदा देते हैं, सदा देते हैं।
हम्म।